नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम लेके आए हैं मॉडर्न आधुनिक काल की जो शिक्षा है उसकी सेकंड वीडियो जो पार्ट है उसका लेके आए हैं। अब इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना था आगे। तो पहले हम जो पढ़ा चुके हैं मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो पहले जान लीजिए ये क्या है। तो अंग्रेजों के समय की शिक्षा व्यवस्था है, मॉडर्न एज एंड एजुकेशन जो है वो अंग्रेजों के समय की शिक्षा है। और आपको बता दें हम इसमें कि हमने कितने टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं इसमें। तो हमने जो फिनिश किए हैं वो पॉइंट हैं: मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ, मिशनरियों द्वारा शिक्षा के कार्य, 1813 का आज्ञा पत्र, 1835 मैकाले का विवरण पत्र, निस्पंदन एवं छनन का सिद्धांत, 1835 बैटिंग शिक्षा नीति। और यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया था बैटिंग शिक्षा नीति तक, यहाँ तक हम कर चुके थे। आज जो हम लेने वाले हैं टॉपिक वो यहाँ से लेने वाले हैं वुडवर्थ का घोषणा पत्र, यानी वुड का घोषणा पत्र है। और 1882 भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग क्या कहता है ये। और यहाँ पे लेंगे हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। बस यही 3 पॉइंट लेंगे आज हम। और इसके बाद जो आने वाले हैं पॉइंट वो ये होंगे: 1917 से लेके 1919 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर आयोग, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये है होगा आगे। और हटार्ग समिति होगी 1929। 1937 वुड रिपोर्ट होगी, वुड की ही रिपोर्ट आने वाली है आगे। और 1944 सर्जेंट रिपोर्ट, यहीं पे हो जाएगा ये फिनिश। तो जान लेते हैं आज का वुड का घोषणा पत्र क्या है। वुड का घोषणा पत्र, इसमें क्या क्या कहा गया है। वुड के घोषणा पत्र में जो 1854 में दिया गया था, तो इसमें कहा गया है सन 1853 के अंत तक भारत में अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी एकाधिकार हो गया, यानी अब अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर अधिकार हो गया था। इस अवधि की इन 2 विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए सीधरनाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं: शिक्षा का छनन सिद्धांत का बोलबाला रहा, यानी शिक्षा का जो छनाई का सिद्धांत था, छनन सिद्धांत था, उसका बोलबाला रहा। जन शिक्षा असंभव गिनी गई एवं देसी शिक्षा कुचल दी गई। पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ गया और प्राच्य विद्या निरर्थक मानी गई। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ, संस्कृत और लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई गईं। यहाँ पे इसका निराकरण कर दिया गया है, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या फर्क हुआ। जो मैकाले का विवरण पत्र आया था उसमें इससे क्या फर्क पड़ा इस देश पर, तो वो सब कुछ यहाँ तक स्पष्ट कर दिया गया। 1833 के बाद कंपनी को 1853 में आज्ञा पत्र जारी करना था। उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। अब आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे कहा गया है आपको, तो पढ़ लेते हैं इसको। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र यानी वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। ठीक है नहीं, यह 100 अनुच्छेदों वाला अत्यंत बहुत विस्तृत या बृहत दस्तावेज था। इसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई, इसलिए कुछ विद्वानों द्वारा बोर्ड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है नहीं, इस पत्र को महाधिकार पत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या लिखा गया है, तो चीज़ों को अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक तो केवल थियरी थी। ये चीज़ें जो पहले जो आज्ञा पत्र था उससे हमें कितनी चीज़ें मिली, कितनी चीज़ों की हानि हुई और कितनी चीज़ों का फायदा हुआ, वो सब हमें यहाँ तक देखने मिल गया है। अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या व्यवस्था रही है। बोर्ड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था
करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। इसमें लिखा गया है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों में सबसे अधिक ज़्यादा हमारा ध्यान अगर कोई आकर्षित करता है तो वह है शिक्षा। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। आगे क्या है, नंबर 2, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। इस घोषणा पत्र में भारतीयों और अंग्रेजों के शासन काल दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए। इन उद्देश्यों में एक तरफ भारतीयों के नैतिक व बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना था और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो ब्रिटिश राज्य में विश्वास के साथ ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जा सकें। ठीक है नहीं, उन्हें विश्वसनीय लोग भी ढूंढने थे यहाँ पे, इसलिए। आगे क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा हो गई है। इस घोषणा पत्र में भारत में कंपनी शासित प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने की घोषणा की गई, जिसमें जन शिक्षा संचालन अधिकारी हों और उनकी सहायता करने के लिए उप शिक्षा संचालन निरीक्षकों तथा लिपिकों की नियुक्ति की जाए। नंबर 4, शिक्षा का संगठन। इस घोषणा पत्र या शिक्षा नीति में शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में करने की घोषणा की गई। ये 4 स्तर प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर थे। देखिए पढ़ लेते हैं आगे। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। बुड के घोषणा पत्र में पूरे भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने के लिए कहा गया। क्रमबद्ध विद्यालयों का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना। इन विद्यालयों का क्रम इस प्रकार था। किस प्रकार था? इन विद्यालयों का क्रम इस प्रकार था। पहले विश्वविद्यालय, फिर कॉलेज, फिर हाई स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर प्राथमिक स्कूल। उच्च शिक्षा से निम्न स्तर तक की शिक्षा और निम्न स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा कुछ इस प्रकार होगी। प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। ठीक है नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सहायता अनुदान। सहायता अनुदान ये क्या कह रहा है? इस शिक्षा नीति में शिक्षण संस्थाओं को बिना भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। यह भी कहा गया कि अध्यापकों के वेतन, छात्रवृत्तियां, भवन निर्माण, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं आदि के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा, जो आज भी दिया जाता है। आज भी विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है, लेकिन इसका कोई भी सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग ही होता है। आज जो जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ के 200 मीटर के आसपास में लगभग यही कोई 5-6 कॉलेज हैं और 6 कॉलेजों की स्थिति यह है कि प्रत्येक कॉलेज में मुश्किल से मिलेंगी तो एक भी प्रयोगशाला नहीं है। पहले तो कह देता हूँ, एक भी प्रयोगशाला नहीं है। और अगर प्रयोगशाला के नाम पर अगर मिल भी जाती है तो वो टूटा फूटा कमरा मिलता है जिसमें 1-2 लेंस मिल जाते हैं, बस ये प्रयोगशाला के नाम पे है। तो सहायता अनुदान आज भी मिलता है, लेकिन विद्यालय उनका दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। इसीलिए इन स्कूलों को अच्छा स्कूल नहीं कहा जा सकता, विद्यालय अच्छा विद्यालय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो हैं वो धन कमाने के लिए विद्यालय खोलते हैं। केवल और केवल इनका उद्देश्य धन कमाना ही है, दूसरों को शिक्षित करना नहीं है। तो आज के युग में भी शिक्षा का बहुत बड़ा हास्य हो रहा है। यूँ मान लीजिए आप मुझको क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, चुनिंदा टॉपिक करा रहा हूँ, अच्छे से शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अच्छे से चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन फ्री में। ठीक है नहीं, लेकिन अगर यहीं पर बात कर ली जाए, विद्यालय में आप फीस देते हैं फिर भी शिक्षा अच्छी नहीं मिलती, तो फिर भी तो आप इन्हीं चीज़ों पर आश्रित हैं। इसीलिए तो मैंने कहा शिक्षा का आधुनिकीकरण नहीं, अत्याधुनिकीकरण कर देना चाहिए, जिससे चीज़ें वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, अच्छी बनी रहे। ठीक है नहीं, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? शिक्षा का पाठ्यक्रम। इस घोषणा पत्र में भारतीयों के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि इस पाठाचार्य में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए एवं इनको प्रोत्साहित किया जाए। चूंकि साथ ही भारतीयों की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी अनिवार्य रूप से ज्ञान कराया जाए। इस घोषणा पत्र में यह लिखा है कि हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भारत में प्रसार होते देखना चाहते हैं। यहाँ पाश्चात्य के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दिखाई गई है जितनी कि भारतीय शिक्षा के लिए। दोनों को यहाँ पर मुख्य मानते हुए ही यह जो पत्र है, वो घोषणा पत्र है, जारी किया गया है। ठीक है नहीं, अब आगे पढ़ लेते हैं 8वां नंबर। देखिए बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा इसलिए रहा हूँ जल्दी क्योंकि आपका समय कम लगे और चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उन शब्दों को आप बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा। अगर कम आए तो कमेंट करना, मैं जरूर दोबारा से समझा दूंगा।
आगे कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है शिक्षण विधियां। इस घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्पष्ट किया गया है कि इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था देसी भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से की जाए, परंतु देसी भाषाएं इतनी विकसित नहीं हैं जितनी की माध्यम में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसलिए उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। ठीक है नहीं, प्राथमिक स्तर के लिए इन्होंने दोनों भाषाओं को चुन लिया, देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा, लेकिन इन्होंने उच्च स्तर के लिए एक ही भाषा को चुना है, वो है अंग्रेजी भाषा। ये कह रहे थे कि हमारे पास जो धन है वो पर्याप्त नहीं है दोनों भाषाओं में ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही चुना। 9वां टॉपिक है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संबंध में। इस घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा का स्थान समाज में उच्च है, इसलिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए और उनके वेतनमान और भत्ते बढ़ा दिए जाएं। आगे कह रहा है इसमें, देख पढ़ लेते हैं। इसमें 9वां टॉपिक पढ़ चुके हैं, 10वां और 11वां उसको खत्म करते हैं इसको। देखिए 10वां क्या रहा है, गरीब छात्रों की आर्थिक सुधार, यानी गरीब छात्रों का आर्थिक सुधार भी किया जाएगा इसमें। तो उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको छात्रवृत्ति वगैरह दी जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, इस घोषणा पत्र में छात्रों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब वर्गों के छात्रों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी जो छात्रवृत्ति वगैरह है वो दी जाएगी। 11वां टॉपिक है शिक्षण संस्थाएं। सभी प्रकार के स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। इस घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा देने के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रांतों में व्यवसाय शिक्षा देने के लिए स्कूल व महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए कहा गया, जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। जिस समय यह घोषणा पत्र लागू हुआ उस समय भारत में विश्वविद्यालय नहीं थे तथा शोध संस्थान भी उपलब्ध नहीं थे। इसमें यह घोषणा की गई कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके छात्रों की परीक्षा लेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे तथा जो छात्र पास होने प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। 12वां कह रहा है समान शिक्षा की व्यवस्था। इस घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में निस्पंदन सिद्धांत को लागू करना सही नहीं था, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने की प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था सभी वर्गों के लिए समान रूप से की जाए। जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या को बढ़ाया जाए और गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यहाँ पे स्त्री शिक्षा के बारे में भी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि स्त्री शिक्षा, इस घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका विद्यालयों को सहायता अनुदान देने के लिए कहा गया। जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा के लिए सहयोग देंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया। देखिए यहाँ पे मुस्लिमों की शिक्षा, ये इस घोषणा पत्र में यह भी स्वीकार किया गया कि मुस्लिमों में हिंदुओं की अपेक्षा शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, इसलिए इनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने के लिए कहा गया तथा किस प्रकार मुस्लिम अभिभावकों को जागरूक करके इन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए उसका प्रयास करने के लिए कहा गया। देखिए यहाँ पे ये 14 पॉइंट पढ़ चुके हैं हम। तो अब यहाँ पे ही हो जाती है हमारा बोर्ड का घोषणा पत्र खत्म। अब हमने कर लिया बोर्ड के घोषणा पत्र को पूरा। अब पढ़ते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसको कहते हैं हंटर आयोग। ठीक है नहीं, तो इस हंटर आयोग में क्या कहा गया है वो पढ़ लेते हैं अब आगे। देखिए क्या यहाँ पे इससे पहले हंटर आयोग से कौन सा आया है, बोर्ड घोषणा पत्र आया है। तो अब क्या कह रहा है अब पढ़ लेते हैं। बोर्ड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसने सरकारी शिक्षा नीति का रूप ले लिया, परंतु इससे शिक्षा के क्षेत्र में जितने विकास की आशा की गई थी उतना विकास नहीं हुआ। देखिए आजकल जो शिक्षा नीति चलती है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलती है, बोर्ड के घोषणा पत्र पे ही चलती है। बोर्ड के घोषणा पत्र में जितनी भी बातें कही गई हैं सरकारी महकमे में वो सब अप्लाई होती हैं। देखिए आज भी विश्वविद्यालय जो है वो महाविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेता है या नहीं, आज भी स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारी महकमे से बिल्कुल बिलोंग करती हैं। आपने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सरकारी स्कूलों में देखने मिल जाएंगी आपको। तो यही कहना चाह रहा था
कि बोर्ड का जो घोषणा पत्र है वो सरकारी महकमे में पूरी शिक्षा, सरकारी शिक्षा का रूप ले चुका है। और ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि जितना विकास उससे उम्मीद किया गया था उतना विकास नहीं हो पाया। भारतीय और ईसाई मिशनरियां दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की मांग कर रही थीं और धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगीं। भारत की शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों ने इस मांग को लेकर आंदोलन करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियां भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रही थीं कि वह भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करके उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए खुली छूट प्रदान कर दें, क्योंकि वुड घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा पर ईसाई मिशनरियों का दबदबा खत्म होने लगा था। ठीक है नहीं, यहाँ पे दो तरह के देखिए, मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी थे, उनका दबदबा अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से यहाँ पे खत्म होने लग गया। तो अब ये शिक्षा में परिवर्तन की मांग कर रही थी। आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। तो ये आगे इसमें दिया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपिन को भारत का नया गवर्नर नियुक्त किया। भारतीयों ने सही अवसर जानकर शिक्षा के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए लॉर्ड रिपिन से मिलने का फैसला किया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई शिक्षा सामान्य समिति, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड रिपिन से मिलकर उन्हें अपनी समस्या से परिचित कराया तथा उनसे यह अपेक्षा की कि वे भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करें। लॉर्ड रिपिन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सबसे पहले कार्य यही करेंगे। सन 1882 में लॉर्ड रिपिन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है, हंटर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। देखिए क्या कह रहा है, आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करके उसके उपरांत सभी क्षेत्रों में सुधार हेतु अपने सुझाव दिए, जो इस प्रकार हैं। देखिए, शिक्षा नीति 1854 के संबंध में सिफारिश। ये कह रहा है 1854 में जो बोर्ड का घोषणा पत्र जारी हुआ उसके लिए सिफारिश क्या मिली। शिक्षा नीति 1854 के संबंध में सुझाव निम्नलिखित हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, पहला, सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की स्थापना करने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। व्यक्तिगत और स्थानीय निगमों, स्थानीय निगमों मतलब वहाँ के जो लोग हैं, लोकल एरिया वाले लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दे रहा है ये अधिकार। दूसरा क्या कह रहा है, अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाएंगे। ठीक है नहीं, उदार मतलब किसी के साथ भी भेदभाव पक्षपात नहीं होगा, उदार नियम एकदम स्पष्ट बनाए जाएंगे। वो कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, विद्यालयों को शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालय के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों के लिए भी अनुदान दिए जाएंगे। सहायता अनुदान के नियम प्रांत की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएंगे। पांचवा क्या कह रहा है, अनुदान देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है, सहायता अनुदान के नियमों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत कराया जाए। नंबर 7 क्या कह रहा है, अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। देखो यही बात यहाँ पे, यही बात यहाँ पे, दोनों बात वही है। ठीक है नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आठवां नंबर क्या कह रहा है, आठवां नंबर कह रहा है, सहायता अनुदान की धनराशि समय से पहुंचाई जाए। नंबर 9 कह रहा है, सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना दी जाए। ठीक है नहीं, जो आंतरिक मामले हैं उनमें दखल ना दिया जाए। ठीक है नहीं। 10वां क्या कह रहा है, बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। ठीक है नहीं, सबको सहायता अनुदान मिलना चाहिए और आज भी मिलता है ये सरकार से। लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं आजकल, ये धन कमाने के लूट मचा रखी है विद्यालयों में, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है नहीं, यानी जो सबसे प्रारंभिक शिक्षा स्तर है उसके बारे में बताया गया क्या क्या सुझाव होने चाहिए उसके, तो पढ़ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए गए। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही उनके वेतनों एवं सेवा शर्तों में भी सुधार किए जाएं। यानी वो कह रहा है पहले इनको प्रशिक्षण दिया जाए, उसके बाद विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजा जाए।
नंबर 2 क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। नंबर 3, क्षेत्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए, जिसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। नंबर 4 वो कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए और इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। इसने कहा कि भारतीयों को मूल भाषा में ही पढ़ाया जाए, ठीक है नहीं, उनकी जो मातृभाषा है उसमें ही प्राथमिक शिक्षा कराई जाए, उनकी अंग्रेजी भाषा में नहीं कराई जाए। लेकिन आजकल दोनों भाषाओं में प्राथमिक भाषा देखने मिल जाती है। अगर आपको अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा सकते हैं, और हिंदी मीडियम से पढ़ाना है तो हिंदी मीडियम से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर की शिक्षा विधियों का विकास किया जाए और किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज ये टॉपिक हो चुका है ख़त्म, और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वही कहूँगा कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, हम आपके लिए अगली भी वीडियो लेके आएँ। और अगर आपको किसी को और भी अपने मित्रों को यही नॉलेज शेयर करनी है तो शेयर कीजिए। और आपको अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं, आप हमसे नहीं जुड़े हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नहीं जुड़ना चाहते, ना शेयर करना चाहते हैं और ना लाइक करना चाहते हैं और ना ही सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आपके हाथ में आपका फ़ोन है, आप चाहें जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।